इस विषय पर बात करने के लिए बहुत खास पैनल मेरे साथ मौजूद है। मैं आपका सबसे परिचय कराता हूँ। मेरे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के भूतपूर्व प्रोफेसर। जब भूतपूर्व कहता हूँ तो मेरे दिल पे लगती है, क्योंकि एक दिल विश्वविद्यालय में जैसा एक आइडियल प्रोफेसर हो सकता था लक्ष्मण यादव, वैसे शिक्षक थे दिल्ली विश्वविद्यालय में। मैं तो सोचता हूँ कि जब मैं पढ़ता था, स्टूडेंट लीडर था, तो मेरे को कुछ टीचर याद आते हैं जो लक्ष्मण यादव जी जैसे क्रांतिकारी थे। और ऐसे विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हो, जो नौजवान हो, जिसका दिमाग बहुत खुला हो, तो निश्चित रूप से छात्रों के बीच में एक करंट का काम करता है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, आप राजनीति को बहुत करीब से देखते आए हैं, अध्ययन करते हैं, समाज के बीच में जाते हैं। दो सवाल है आपसे। मायावती अखिलेश जी को बार बार कमेंट क्यों करती है, मतलब थोड़े अभद्र टिप्पणी क्यों करती है? आज उन्होंने गिरगिट जैसा कह दिया, पहले भी कह चुकी हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या मजबूरी है मायावती की, जो मायावती गठबंधन में नहीं आना चाहती, या फिर मायावती इतना ताकत महसूस करती है कि मैं तो अकेले 50 सीटों को जिता लूंगी? कारण क्या है लक्ष्मण यादव? बहुत शुक्रिया। कबीर, सदगुरु कबीर ने एक बात लिखी है। अब चूंकि संजय भाई आप परिचय ऐसा दे देते हैं, जिम्मेदारी बन जाती है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें कही जाए। उन्होंने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। और सियासत जब ऐसे दौर में हो कि खुद बसपा के एक सांसद के खिलाफ सदन में ऐसी वाणी बोली गई जो आजाद भारत में पहली बार सीधे एक मुसलमान पहचान पर गाली देकर हमला किया गया। और उस समय फिर बहुत जैसे जैसे खड़ा होना चाहिए था अपने सांसद के साथ, वैसे नहीं हुई। ठीक बात है, उनके मन में रहा होगा कि ये अगली बार हमारे साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आज शामिल है। लेकिन बोलने का, बात कहने का एक सलीका सियासत में होना चाहिए। और चूंकि बात जब मायावती जी जैसे एक बड़े कद की नेता का हो, पहली ही बात ये होती है कि जिस सामाजिक और पृष्ठभूमि से चल करके मायावती जी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया हो, इस बात को लेकर के हमेशा उनके प्रति एक सम्मान रहेगा, उनका एक कद बना रहेगा। उनकी आलोचना हम उनके सियासी फैसलों की करेंगे, लेकिन उनके सम्मान के साथ। मतलब आज भी अगर कोई बहन जी के खिलाफ कुछ बोलेगा तो हम पहले विरोध करने वाले खड़े होंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है। दूसरी बात कि राजनीति में विश्लेषण इस बात का भी होना चाहिए। मैं एक किस्सा हूं, शीतल सर हैं और सुशील जी हैं, दो लोग। मुझे लगता है कि इस किस्से को अगर प्रकाश डालेंगे तो और बेहतर होगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती जी ने जब यह बात कही, आज की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे अच्छी बात उनकी थी जो उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाया। चलो कम से कम कुछ तो बोला, लेकिन अगर वो अपनी तमाम चीजों को ईवीएम पर लाके खत्म कर देंगे तो फिर तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उन्होंने याद किया कि गठबंधन से कभी भी बसपा का फायदा नहीं हुआ। 93 में गठबंधन हुआ तो 6 सीटें बसपा की आई, सपा की ज्यादा आ गई। फिर 96 का उन्होंने जिक्र किया जब कांग्रेस को ज्यादा आ गई। फिर बीजेपी के साथ रही तो बीजेपी को फायदा हुआ। पता नहीं क्यों बहन जी 19 तक नहीं गई, जब 19 के गठबंधन में 14 की 0 सीटों से 19 में बसपा 10 सीटों पर पहुंच गई। सपा 14 में भी 5 थी और 19 में भी 5 रह गई। तो इस गठबंधन का फायदा सीधे सीधे बसपा को हुआ। ये वाली बात पता नहीं क्यों नहीं जोड़ी उन्होंने। लेकिन एक बात मैं जिस किस्से की बात करना चाह रहा था वो एक तेवर की बात है। देखिए, पूरा बहुजन आंदोलन और दलित आंदोलन खासकर आत्मसम्मान का आंदोलन रहा है। चाहे वो पेरियार का आंदोलन हो, बाबा साहब का हो, फूले का हो, उसमें आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज होता है। लेकिन हमने किताबों में पढ़ा कि 1993 में जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो एक बार मिलने के लिए 4 घंटे इंतजार करना पड़ा मुलायम सिंह को। और कहा यह गया कि कांशीराम जी खाना खा रहे हैं, फिर सो गए और 4 घंटे बाद हुआ है। आपका माइक बंद है सुशील जी। हाउस, मीराबाई गेस्ट हाउस, नरई के पीछे, कमरा नंबर 103 में बाहर कुर्सी पर 3 घंटे 4 घंटे इंतजार किया था, मीराबाई गेस्ट हाउस। जी जी, तो मैं यही बात कह रहा था कि वो जो दूरी थी वहां, वो एक सम्मान था। मतलब गलतियां ऐसा नहीं है कि मुलायम सिंह यादव से नहीं होंगी, नहीं हुई होंगी, या कांशीराम साहब से नहीं हुई होंगी, लेकिन वो जो एक जेस्चर था, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने 2019 के गठबंधन टूटने के बाद भी उस जेस्चर को निभाया।
उन्होंने एक शब्द भी मायावती जी के खिलाफ नहीं बोला। 22 के चुनाव में उन्होंने कुछ टिप्पणियां जरूर की कि बसपा का टिकट बीजेपी के कार्यालय से तय होता है, जो एक राजनीतिक बयान है और राजनीति में ये होता रहा है। पिछले दिनों जब अखिलेश जी ने एक बयान दिया कि जो गठबंधन में शामिल नहीं है उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, कल को क्या पता समय बदले तो किसको किसका साथ लेना पड़ जाए, मुश्किल होगी, ये बात मायावती जी ने कही। अखिलेश यादव ने अपने पूरे पार्टी के सबसे प्रमुख नेताओं के साथ बैठ करके ये साफ तौर पर घोषणा किया कि मायावती जी एक बड़ी नेता है और उनके खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। ये राजनीति का एक शिष्टाचार है। उस तरह की राजनीति के बीच में गिरगिट की तरह रंग बदलना मुझे लगता है बहुत पुराना और बहुत खराब मुहावरा था। उससे अच्छे मुहावरे हो सकते थे जो उस गुंजाइश को कायम रखते कि मान लीजिए चुनाव के बाद ही जरूरत पड़ जाए, जिसका इशारा आज मायावती जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि चुनाव के पहले तो नहीं, चुनाव के बाद कर सकते हैं। मान लीजिए वही किया तो मायावती जी का पिछला बयान ही उनके आज के बयान पर भारी पड़ गया। पिछली बार उन्होंने कहा था कि संयम से बोलना चाहिए, कल को एक हो, वो है ना कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। और राजनीति तो वैसे भी न तो अस्थाई दोस्त न अस्थाई दुश्मन। अब एक आखिरी बात पहली टिप्पणी में, इन सब के पीछे क्या है इसका बाद में विश्लेषण करेंगे। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बसपा वह पार्टी रही है जिसकी रैलियों में संविधान की प्रतियां बिकती हैं और लोग सीने से लगा के ले जाते हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूं, बसपा के लिए माननीय कांशीराम कहते थे वो मिशन से निकली हुई पार्टी है, मिशन है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और आज जब 2024 का चुनाव साफ तौर पर संविधान विरोधियों और संविधान के बचाने वालों में बटा हुआ है, साफ दिख रहा है कि अगर 24 में बीजेपी जीत गई तो वो संविधान को तहस नहस कर देगी। ऐसे वक्त में जब आपने अकेले चुनाव लड़ा, 22 में आपने अकेले चुनाव लड़ा, आप 12.8% वोट पर आ गए। आपका एक विधायक है वो भी अपनी बनिस्पत जीत गया है। आप गठबंधन में लड़े तो 10 सीटें मिली। इस तर्क से आप अपने इस कदम को नहीं बचा पाएंगे कि चूंकि हमारा नुकसान होता है इसलिए हम गठबंधन नहीं करेंगे। हो सकता है आप एक आखिरी आंकड़ा दे दूं, 22% से जब वोट 12% पर आया तो ये जो 10% वोट बटा था, CSDS और तमाम प्राइवेट चैनलों के आंकड़े बताते हैं 7% वोट समाजवादी पार्टी की तरफ गया था, 3% वोट ही केवल भाजपा की तरफ गया। तो आज की तारीख में जो एक आंदोलन है, सामाजिक न्याय का आंदोलन चल रहा है, संविधान का आंदोलन चल रहा है, उसको मानने वाले लोग इस बात से मुझे लगता है कि जनता खुद नाराज होगी और जनता चाहती है कि आपको एक होकर लड़ना चाहिए था। अगर आप अकेले लड़ेंगे तो इसका फायदा तो संविधान विरोधी को ही होगा और यह कोई राजनीतिक निर्णय नहीं है। मुझे लगता है कि ये जनता उनके खिलाफ ही खड़ी होगी। जी बिल्कुल, आपने तर्कों के साथ बात की अपनी और बिल्कुल ठीक बात करें। अब चूंकि समय कम है, एक एक सवाल लेते हैं। जो आज की परिस्थिति है, अगर इन्हीं परिस्थितियों में 1 महीने बाद चुनाव हो जाए तो मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आपके अपने अंदाज के हिसाब से अगर मायावती अकेले लड़ती हैं तो उनको कितनी सीट मिलेगी? सुशील जी, ये सवाल आपसे शुरू करूंगा। मायावती अगर अकेले लड़ती हैं तो उन्हें आपके अनुमान से उनको कितनी सीटें लोकसभा की मिल जाएंगी? अब आकाश आनंद की कृपा रही तो 1 सीट मिल सकती है, वो भी 100% नहीं, 1 सीट मिल सकती है। राशिद जहीर जी, आपके हिसाब से अगर मायावती जी अकेले लड़ती हैं चुनाव तो आपके अनुमान से उन्हें कितनी सीट मिल सकती है? माइक अनम्यूट करके बोलिए। शर्मा जी 1 सीट मिलेगी, वो बस। कहाँ की? बिजनौर की। ये आंकड़ा सही है। शीता सर, अगर आज के अनुमान से मायावती अकेले लड़ती हैं तो आपके अनुमान से मायावती कितनी सीटें जीतने की स्थिति में? माइक अनम्यूट करके बताइए प्लीज सर। नहीं, उनको कोई सीट नहीं मिलेगी। जरूर वो कुछ सीटों पर दूसरी पोजीशन में हो सकती हैं, लेकिन कुछ नहीं, शायद 1 या 2 पर ही, जिन पर लोग सोच रहे हैं कि वो जीत सकती हैं, शायद उस पर दूसरी पोजीशन आ जाए, क्योंकि उनकी दूसरी पोजीशन भी नहीं होगी कहीं पूरे प्रदेश में। पहली तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी पहली, लेकिन दूसरी पोजीशन शायद कहीं हो जाए एक आध जगह, इतना ही हो सकता है, इससे अतिरिक्त नहीं। लक्ष्मण यादव जी, आपका क्या अनुमान है? कोई भी जना 1 से ज्यादा दे दिया और शीतल सर ने तो कह दिया कि दूसरी पोजीशन भी नहीं होने वाली अगर इन हालातों में चुनाव हुए। आपको क्या लगता है लक्ष्मण सर?
संजय दा, मुझे लग रहा है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ रही हैं तो वो फिर जीतने के लिए लड़ ही कहाँ रही होंगी। फिर कैसे कहा जाए कि कौन सी सीट वो जीतेंगी, और ऐसे अकेले तो फिर बिल्कुल मुझे भी ये लगता है कि कोई सीट नहीं आएगी, मेरा मानना यही है। बड़ा जबरदस्त है सभी का, इतना अनुभव है आप सब पत्रकारों का, और इतने सालों बाद आप लोग मान रहे हैं कि एक भी सीट नहीं आएगी, और शीतल सर कह रहे हैं नंबर 2 पे भी नहीं रह पाएंगे। बिलाल भाई, आखिर में आपका क्या मानना है, अगर यही हालात रहते हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है, मायावती अकेले लड़ती हैं और बीजेपी राम मंदिर के उफान में चुनाव लड़ती है, तो मायावती को कितनी सीटें आएंगी? देखिए, सवाल यहाँ मायावती का नहीं है। 2019 में मायावती को 10 सीटें प्राप्त हुई थी जो जिन्होंने जीती थी। 17 सीटें वो थी जिसपे वो नंबर 2 पे रही थी। 3 सीटें वो थी जिसपे वो शॉर्ट मार्जिन से हारी। इस बार मैं ये मानता हूं कि मायावती जीतेंगी उतनी नहीं, लेकिन दूसरों को जरूर हरवा देंगी। लेकिन एक संभावना मैं जरूर देखता हूं कि हमें चुनाव आचार संहिता तक एक उम्मीद और पाले रखनी चाहिए। नहीं, मेरा सवाल यह कि अगर चुनाव अभी हो रहे हो, 15 दिन बाद हो रहे हो और ये परिस्थिति हो, तो आपके हिसाब से मायावती कितनी सीटें जीत पाएंगी? अब मेरे को नहीं लगता कि मायावती अपना खाता भी खोल पाएंगे। चलिए, अब एक, चूंकि समय कम है, अब एक जल्दी और पूछ लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी अलग। बिलाल जी, अब मैं उल्टा आपसे शुरू करता हूँ। अगर ये हालात बनते हैं तो सपा कांग्रेस का गठबंधन कितनी सीटें आप जीतते हुए नजर लगता है आपको? देखिए, सपा कांग्रेस का गठबंधन यकीनन बहुत अच्छी तरह मजबूती से चुनाव लड़ेगा, लेकिन देखिए, सीट के बारे में कोई मैं प्रिडिक्शन नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सर्वे का इशू है। पत्रकार हैं आप, अंदाजा, हम लोग तो बिल्कुल काल्पनिक की बात कर रहे हैं, आपका अंदाजा कितना है, कितनी सीटें लगभग? अब कोशिश तो अच्छी की जाएगी, लेकिन सीटों के बारे में मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं करना चाहता संजय जी, लेकिन मैं यहाँ पर एक्सक्यूज चाहूंगा। नहीं, ठीक, सुशील जी, आप 30 प्लस। राशिद जी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन आपके हिसाब से कितनी सीट पाएगा? 5 सीटें आएंगी सिर्फ संजय सर। सपा बसपा के गठबंधन को 5 सीटें आएंगी। सपा कांग्रेस के गठबंधन को 5 सीटें आएंगी। शीतल सर, आपको क्या लगता है इन परिस्थितियों में, अगर तीनों ये अलग अलग लड़ते हैं, सपा कांग्रेस का गठबंधन होता है, बसपा अलग लड़ती है, भाजपा अलग लड़ती है, तो सपा कांग्रेस के गठबंधन को कितनी सीटें आ सकती हैं? अगर 15 दिन में चुनाव होते हैं जैसा आपने पूछा है, मैं उसके आधार पर उत्तर दे रहा हूँ, तो 10 से कम सीटें आएंगी सपा और कांग्रेस के गठबंधन को अभी, और ज्यादा, और बाकी सारी सीटें भाजपा को जाएंगी अगर अगले 15 दिन के भीतर चुनाव होता है। 15 दिन के बाद क्या होगा, चूंकि हमें अभी पता नहीं, इसलिए उसके बारे में कहना सारी बन जाएगी। लक्ष्मण सर, आपका आखिरी कमेंट, अगर ये हालात होते हैं तो सपा कांग्रेस के गठबंधन को आप कितनी सीटें देखते हैं? मतलब अगर अभी हुआ तो वो राहुल गांधी अगर लड़ते हैं तो 1 सीट कांग्रेस को उधर से जाएगी, और 2-3 सीटें ये जो परिवार वाली हैं सपा ये बचा ले तो बड़ी बात है। फिलहाल तो अगर चुनाव होगा तो तुरंत तो यही हो रहा है, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि अगर कुछ दिन बीतेगा तो परिस्थितियां बदलेंगी, इसमें मेरी उम्मीद है जी। अरे बहुत बहुत शुक्रिया इतनी शानदार परिचर्चा में और आप लोगों के इत्तेफाक अनुमान लेने में बहुत शुक्रिया। बिलाल भाई, सुशील भाई, राशिद भाई, शीतल सर, लक्ष्मण सर, आपका बहुत बहुत आभार।